नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर ये 26 होने वाला है। लेक्चर नंबर ये 26 होगा और आप पढ़ रहे थे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया था और बहमनी साम्राज्य कुल 5 भागों में बट गया था। इतना आपने देखा। वो 5 भाग कौन कौन से थे मैप में भी आप देख पा रहे हैं। बीजापुर है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर बरार है, तीसरे नंबर पे अहमदनगर है, चौथे पे गोलकुंडा है और पांचवें पे बीदर है। तो ये 5 सल्तनत थी जो बहमनी साम्राज्य से ही अलग हुई थी। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था और ये 5 भाग कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। इन्हें दक्कन सल्तनत कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दक्कन सल्तनत। दक्कन सल्तनत कहा जाता है। इन्हीं के बारे में आपको आज चर्चा करनी है। एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजापुर के बारे में। बीजापुर के बारे में तो आपको मालूम है इसका गठन कब हुआ था। 1489 से 90 के बीच में ये स्वतंत्र अपने आप को इसने घोषित किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बीजापुर ही है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बीजापुर ही था और 5 में सबसे ताकतवर भी बीजापुर ही था। तो सबसे पहले बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजापुर के बारे में बता दूं, बीजापुर सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। हालांकि बरार ने स्वतंत्रता की घोषणा तो बहुत पहले ही कर दी थी 1484 में, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो पाया था। स्वतंत्र वो 1490 में ही हुआ था। ठीक है, तो बीजापुर ही पहला राज्य था जो बहमनी से अलग हुआ था। तो बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। बीजापुर का टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1686 तक रहेगा। 1689 तक से लेकर 1686 तक इसका टाइम पीरियड कुल रहेगा। सब चीज़ डिटेल में इसके बारे में देखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजापुर और आपका गोलकुंडा और अहमदनगर, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। बरार और बीदर के बारे में बहुत कम पूछे जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो बीजापुर के संस्थापक कौन थे? बीजापुर की स्थापना किसने की थी? तो यूसुफ आदिल खान ने की थी। कहीं कहीं यूसुफ आदिल शाह लिखा आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ आदिल शाह नहीं है। शाह की उपाधि यूसुफ आदिल के पोते ने ग्रहण की थी। तो यूसुफ आदिल खां का जो पोता था उसने शाह की उपाधि ग्रहण की थी। तो उसके बाद सभी जो शासक है शाह अपने नाम के आगे लिखाएंगे। तो यूसुफ आदिल खां है, ये शाह नहीं है। ठीक है, हालांकि शाह भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके वंशज जो थे अपने आप के में नाम के पीछे शाह लिखते थे, इसलिए कहीं आपको यूसुफ आदिल शाह भी दिख जाएगा, तो उससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और किस वंश से ये संबंधित था? कौन सा वंश चला था बीजापुर में? आदिल शाही वंश। कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश। तो जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है आपके पास। सबसे पहले शासक हैं यूसुफ आदिल खां, जो कि संस्थापक ही हैं, जो कि इस वंश के संस्थापक हैं। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था इनसे। यूसुफ आदिल खां से जो अल्बुकर्क था, जो गोवा का गवर्नर था, उसने यूसुफ आदिल खां से गोवा छीन लिया था। कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। और संस्थापक थे ये आदिल वंश, जो आदिल शाही वंश है उसके संस्थापक हैं, या कहा जाए बीजापुर सल्तनत के संस्थापक हैं। कला और साहित्य का ये प्रेमी था। 1510 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में याद करनी है कि यूसुफ आदिल खां इस वंश का, और या कहा जाए बीजापुर सल्तनत का संस्थापक है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने इससे गोवा छीन लिया था और 1510 में ये बीमार था उस समय, और 1510 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले ये बहमनी साम्राज्य के अधीन गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जितने भी आपको 5 जो सल्तनत पढ़ने को मिलेंगी बहमनी के पतन के बाद, जो 5 सल्तनत आई थी उन्हीं क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों का निर्माण उनके सूबेदारों ने किया। वो सूबेदार जो पहले बहमनी साम्राज्य के अधीन काम करते थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया जब देखा दिल्ली जो आपका बहमनी सल्तनत है, यहाँ के जो शासक है वो बहुत कमज़ोर है। तो यही यूसुफ आदिल खान ने भी लाभ उठाया था
और 1489 से 1510 ईस्वी तक इसने रूल किया था। ठीक है। इस्माइल आदिल खां, इस्माइल आदिल खां का टाइम पीरियड 1510 ईस्वी से लेकर 1534 ईस्वी तक है। 1510 ईस्वी से लेकर 1534 ईस्वी तक है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा मल्लू 6 महीने के लिए शासक बनता है, लेकिन जल्दी ही उसे गद्दी से हटाकर उसका छोटा बेटा, इस्माइल आदिल खां का छोटा बेटा इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, वो शासक बन जाता है। इस्माइल आदिल खां के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये भी याद रखनी है आपको कि कृष्ण देव राय ने इससे रायचूर दोआब छीन लिया था। कृष्ण देव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हैं, तो 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक बने थे। तो उस समय जो बीजापुर का सुल्तान था इस्माइल आदिल खां था। 1510 से लेकर 1534 ईस्वी तक ये रूल करता है। इस्माइल आदिल खां की जब मृत्यु होती है 1534 ईस्वी में, तो इसका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम मल्लू था, वो मात्र 6 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मल्लू के बाद जो छोटा भाई था उसका, कह सकते हैं इस्माइल आदिल खां का छोटा बेटा था जिसका नाम इब्राहिम आदिल शाह प्रथम था, वो गद्दी पर बैठ जाता है। शाह की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक है ये दोस्तों। इस वंश का, ये जो आदिल शाही वंश है, इस वंश का पहला शासक कौन है जिसने शाह की उपाधि धारण की है? तो वो इब्राहिम आदिल शाह है। ठीक है। यूसुफ आदिल खां का ये पोता है, यूसुफ आदिल खां का पोता है। 1534 से लेकर 1558 तक ये गद्दी पर बैठता है। जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था तो इसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर बैठाया था, अपने दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर उसने रखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि इसने अपनी राजभाषा बदल दी थी। राज दरबार की जो भाषा है प्रयोग होने वाली, वो बदल दी थी। पहले फ़ारसी भाषा का प्रयोग होता था, जो बहमनियों के द्वारा भी फ़ारसी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन इसने बदल कर उसको हिंदवी कर दिया। अब राज दरबार की भाषा इसने क्या कर दी? हिंदवी कर दी। हिंदवी को दक्कनी उर्दू भी कहा जाता है। आज की डेट में जो आधुनिक उर्दू है भारत में बोली जाती है कहीं कहीं, वो हिंदवी ही है, या कहा जाए दक्कनी उर्दू ही है, जो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने फ़ारसी के स्थान पर हिंदवी को अपनी राजकीय भाषा या राज दरबार की भाषा बना लिया था। इब्राहिम आदिल शाह के प्रथम के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो मिस मत कीजिएगा। इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु 1558 में हो जाती है और उसका बेटा अली आदिल शाह प्रथम ये गद्दी पर बैठता है। अली आदिल शाह गद्दी पर बैठता है। 1558 से लेकर 1579 तक ये गद्दी पर बैठता है। अली आदिल शाह प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसने चांद बीबी के साथ शादी की थी। चांद बीबी कौन थी दोस्तों? चांद बीबी हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। हुसैन निजाम शाह अहमदनगर के शासक थे उस समय। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी चांद बीबी। ये हुसैन निजाम शाह वही है जिसने तालीकोटा के युद्ध में राम राय का गला काट दिया था। ये वही हुसैन निजाम शाह है। तो हुसैन निजाम शाह की ही पुत्री थी चांद बीबी। चांद बीबी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब आप अहमदनगर पढ़ेंगे तो ये अहमदनगर की सत्ता में भी दखल अंदाजी देती है, क्योंकि अली आदिल शाह प्रथम जो इसका पति है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है ना, तो चांद बीबी चली जाती है अहमदनगर, और वहाँ पे जो इसके भतीजे होते हैं, जो भतीजों के भी उत्तराधिकारी होते हैं, उनके शासन में ये संरक्षक का काम करती है। जब हम अहमदनगर पढ़ेंगे तो चांद बीबी का बहुत बड़ा रोल आएगा। ठीक है। और एक मुग़लों का आक्रमण होगा, उसमें भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जब अहमदनगर पर मुग़लों का आक्रमण होगा तो भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। अली आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह प्रथम के ही टाइम पीरियड पर 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध में आपको मालूम है कि कौन कौन शामिल था? बरार को छोड़कर बाकी सभी सल्तनत शामिल थी। बीजापुर शामिल थी। कौन शामिल था? बीजापुर शामिल थी। और बीदर शामिल था। बीदर के अलावा आपका गोलकुंडा भी शामिल था। गोलकुंडा शामिल था।
और अहमदनगर शामिल था। अहमदनगर शामिल था। तो अहमदनगर के उस समय जो शासक थे हुसैन निजाम शाह, इन्होंने ही गला काट दिया था। लेकिन बीजापुर के शासक अली आदिल शाह प्रथम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आप देख रहे हैं जब ये संघ बना था तो बीजापुर और अहमदनगर के बीच में क्या रिलेशन है। तो अहमदनगर का जो कह सकते हैं दामाद है वो बीजापुर का उस समय शासक था, अली आदिल शाह प्रथम। तो बीजापुर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस संघ को बनाने में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अली आदिल शाह प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है 1579 में, तो इसकी गद्दी पर इसका भतीजा बैठ जाता है। इसका भतीजा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बैठ जाता है, जो कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान शासक माना जाता है। किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को इस वंश का सबसे महान शासक मान लिया जाता है। इसकी कुछ उपाधियां हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगत गुरु की उपाधि इसने ग्रहण की थी। अबला बाबा की भी उपाधि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने ही ग्रहण की थी। 1580 से लेकर 1627 तक ये गद्दी पर बैठता है। अबला बाबा का मतलब होता है कि जो गरीबों को दान करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है, उसको अबला बाबा कहा जाता है। तो जगत गुरु और अबला बाबा की उपाधि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने ग्रहण की थी। याद हो जाएगा। 1619 ईस्वी में बीदर को बीजापुर में मिला लिया था इसने। बीदर जो था, जो पहले स्वतंत्र था, और 1619 में बीदर को बीजापुर में मिलाने वाला कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। याद रखिएगा। बीदर आप जानते ही हैं 1527 में मुख्य रूप से ये स्वतंत्र हुआ था और 1619 में इसको बीजापुर में मिला लिया गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा इसे बीजापुर में मिला लिया। आप सभी ये जान रहे होंगे, अच्छी भली भांति जान रहे होंगे कि जो राजधानी थी बहमनियों की वो तो बीदर ही थी, ठीक नहीं? 1425 के बाद राजधानी बीदर ही थी। हालांकि 1425 से पहले राजधानी गुलबर्गा थी, लेकिन परिवर्तित हो गई थी और 1425 के बाद बीदर ही राजधानी थी। लेकिन जो ही 1490 का टाइम पीरियड आता है, अहमदनगर अलग हो जाता है और आपका गोलकुंडा तो हालांकि 1512-18 में अलग होगा, बरार अलग हो जाता है और आपका बीजापुर अलग हो जाता है। और समय बीतता है तो गोलकुंडा जो था 1512 में ही अलग हो गया था। हालांकि पूरी तरीके से स्वतंत्रता उसको 1518 में मिली। तो बीदर का जो छोटा सा क्षेत्र था वहाँ पे सिमट कर रह गए थे बहमनी शासक, लेकिन वो कठपुतली ही थे। अपने जो उनके वजीर थे उनके वो कठपुतली ही थे। अली बरीद जिनका नाम है। तो 1527 में जो ही बहमनी के शासक, आखिरी अंतिम शासक कलीमुल्ला की मृत्यु होती है, तो बीदर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित तब कर दिया था और अंत में 1619 में बीदर को बीजापुर ने मिला लिया। तो इस वंश का सबसे महान शासक, इस आदिल शाही वंश का जो सबसे महान शासक पूछा जाएगा तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आप बता देंगे। 1580 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसने एक रचना भी लिखी थी, इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है किताब-ए-नौरस। किताब-ए-नौरस, ठीक है। ये एक जो किताब है ना, इसमें हिंदी ये गीत संग्रह है, हिंदी गीत लिखे हुए हैं। जो हिंदी देवी देवता हैं उसमें जो माता जी हैं, लक्ष्मी माँ और कई जो माताएं हैं, उनके नाम पर यहाँ पर गीत लिखे हुए हैं। हिंदी गीत संग्रह है ये। इसके अलावा नौरसपुर नामक एक नगर की भी स्थापना किसके द्वारा की गई? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा की गई और इसे बाद में आगे चलकर राजधानी भी बना लिया था। नौरसपुर की स्थापना की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने और इसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। हालांकि जब ये गद्दी पर बैठा 1580 में ना, तो ये बहुत छोटी उम्र का था। इसी कारण से इसकी जो संरक्षिका बनी, या कहा जाए इसके टाइम पीरियड पर जो वास्तविक शासिका थी वो चांद बीबी थी। चांद बीबी जो है इसकी वास्तविक शासिका थी, हालांकि शुरुआती समय में। लेकिन उसके बाद जब ये बड़ा हो गया तो इसने खुद अपना शासन संभाला, बहुत अच्छे से संभाला।
और इसी के टाइम पीरियड पे फरिश्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, तारीख़ फरिश्ता। तारीख़ फरिश्ता किसके द्वारा लिखा गया है? फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के टाइम पीरियड पर ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद इसका बेटा आता है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह 1627 से लेकर 1656 तक गद्दी पर बैठता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि जो गोल गुंबद आप सुनते हैं ना, गोल गुंबद कर्नाटक में है, गोल गुंबद कर्नाटक में बीजापुर क्षेत्र में ये गोल गुंबद है। तस्वीर देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये तस्वीर देख लीजिए, ये गोल गुंबद है और ये जो गोल गुंबद है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है ये। ठीक है, गुंबद कहा जाए या उसको गुंबज कहा जाता है, गुंबज। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज यही है। और ये है क्या? ये मोहम्मद आदिल शाह का ही मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का ही ये मकबरा है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। और 1636 ईस्वी में मुग़ल शासक शाहजहां ने इस पर अटैक किया था। उसके बाद संधि हो गई थी। मोहम्मद आदिल शाह की शाहजहां के साथ संधि हो गई थी, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका बेटा अली आदिल शाह द्वितीय गद्दी पर बैठता है 1656 से लेकर 1672 तक। इसके बारे में आपको कुछ नहीं याद करना है। और लास्ट में अंतिम जो शासक हैं सिकंदर शाह, 1672 से लेकर 1686 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इस वंश के ये अंतिम शासक हैं और इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर अटैक किया और बीजापुर को मुग़ल वंश में मिला लिया, मुग़ल साम्राज्य में पूरी तरीके से मिला लिया। तो इस प्रकार बीजापुर का जो साम्राज्य है वो मुग़लों में मिल गया। बीजापुर को बरार ने अपने बीदर को बीजापुर ने मिला लिया था अपने आप में, आपको पता ही है। 1619 में बीदर को बीजापुर में मिला लिया गया था। अब बीजापुर जो था ये मुग़लों में मिल गया था। तो इस तरीके से बीदर और आपका बीजापुर समाप्त हो गए। हालांकि बीदर के बारे में मैं डिटेल में आप पढ़ाऊँगा ही आपको आगे चल के। तो सबसे महत्वपूर्ण बीजापुर था। और बीजापुर के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वंश है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अहमदनगर। ठीक है, उसे हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अहमदनगर का टाइम पीरियड 1490 से 1636 तक रहता है। मलिक अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इस वंश को निजाम शाही वंश कहा जाता है। डिटेल में देखेंगे, महाराष्ट्र वाले इलाके में ये मुख्य तौर पर फैला हुआ था। सब पढ़ेंगे आगे चलकर। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये क्लास नोट्स पढ़ लीजिएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जीएस में। क्लास नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा श्री एजुकेशन ऐप से।